हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अग्रवाल क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहली वीडियो में हम लोग नेचर और सिग्निफिकेंस जान चुके थे उसकी, लेकिन आज हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारी 12th की बिजनेस स्टडीज है, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को लिखने वाले 2 पर्सन हुए। एक का नाम हेनरी फेयोल और एक का नाम था F.W. टेलर। जो टेलर साहब थे वो जरा ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनका दिमाग साइंस की तरफ चलता था, तो टेलर साहब ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। लेकिन जो फेयोल साहब थे उन्होंने नॉर्मली जब उन्होंने पढ़ा है, देखा है, तो उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स को बताया गया। उन 14 प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। स्टूडेंट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेयोल साहब के अकॉर्डिंग चले, उनके बताए गए 14 प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करें, तो 100% हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम फेयोल साहब की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टेलर साहब की बात करेंगे। बल्कि जो हमारे टेलर साहब हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ उन्होंने प्रिंसिपल्स तो फॉर्म किए हैं, साथ साथ उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर साहब के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल बनाए गए। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फेयोल्स के हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कहा गया। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी कहा गया है। तो इनकी बात करें तो इन्होंने क्या करा, जब ये अपनी बिजनेस में जॉब करते थे, जब ये किसी कंपनी में थे, माइनिंग कंपनी में थे, तो उन्होंने वहां जाकर ऑब्जर्वेशन करी। जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी तो उन्होंने बहुत सारी कमियां पाई गई। अब जब वो इन्हें कमियां नजर आई तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये प्रिंसिपल फॉर्म किए। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या देखी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक आदमी ओवरबर्डन दिखाई दिया। कोई तो फ्री बैठा और कोई इतने बर्डन में बैठा जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में काम पूरा ही नहीं होता। जो फ्री बैठा वो फ्री है, बर्डन वाला काम कर नहीं पाता। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला प्रिंसिपल बनाया डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए एक पहला प्रिंसिपल फॉलो करो, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी टोटल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दो और हर पर्सन को अलग अलग काम दे दिया जाए अकॉर्डिंग टू हर और हिज क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। होल वर्क को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके इंडिविजुअल पर्सन को काम दे दिया जाना। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, हर एक आदमी एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलाइज हो गया। जब एक ही आदमी को एक ही काम डेली करना है तो वो क्या कर लेता है, स्पेशलाइजेशन कर लेता है, और आदमी बर्डन फ्री हो गया। हर एक आदमी को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दे दिया गया, जो टाइम पे काम भी पूरा हो जाता है और सब कुछ हमारी फॉलो की जाती है। यानी जब इन्होंने देखा कि कोई भी आदमी किसी के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने पहले प्रिंसिपल को कहा कि भैया काम का बंटवारा कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, और उस वर्क को हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दे दो। तो पहला प्रिंसिपल क्या बना, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरे नंबर पे कहा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पहले इस चीज को समझो। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। तो फेयोल साहब क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक आदमी को ध्यान में रखते हुए उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी भी दी जाए और साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। खाली अथॉरिटी दे दी तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, और खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो अपने काम को कर नहीं पाएगा। तो अगर काम करवाना है तो कुछ अथॉरिटी भी दे दो और साथ साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भी दे दो।
फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी के ऑनर ने एक वर्कर को कहा कि आपको 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, जिम्मेदारी तो दे दी लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी। अब रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब उसके पास अथॉरिटी नहीं दी कि वो बाजार से जाकर रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो क्या हुआ, काम वहीं रुक गया। अगर उसको अथॉरिटी दे दी जाती कि भाई अगर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो आप बाजार से ला सकते हो, पावर भी दे दी, डिसीजन लेने की यार खत्म हो गया मैं खुद ले आऊं जाके, अगर उसको अथॉरिटी भी मिलती तो अंडरस्टूड है वो अपनी टारगेट 100 यूनिट का बना लेता। लेकिन वहां पर अथॉरिटी ना होने की वजह से वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए फियोल साहब ने कहा कि वहां पर कॉम्बिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ अथॉरिटी है तो साथ में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। तीसरा नंबर का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब चुप बैठना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट बैठना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब हर एक एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप्ड बाय द ओनर या मैनेजमेंट ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तभी हम अपने टाइम से पूरा काम कर लेंगे। यानी टाइम पे काम भी पूरा होगा, मैनर्स सबकी एक साथ रहेगी, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, हर चीज प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहलाता है कि एक आदमी को ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। इसको वन मैन वन बॉस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वन मैन वन बॉस। एक आदमी को ऑर्डर देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए। एक एम्प्लॉय खड़ा है, उसके सामने 3 बॉस हैं, तीनों ने काम बता दिया, किसकी करेगा, एक की करेगा बाकी 2 के पीछे पड़ जाएंगे, दूसरे की करेगा तो बाकी 2 उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो बेचारा काम कर नहीं पाएगा, वो अंडर स्ट्रेस आके बैठ ही जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि वन मैन वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक आदमी को ऑर्डर देने वाला एक ही हो। देखो कैसे नहीं काम करने का, पता है मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है, बाकी कहते रहो, वो एक कान से सुनेगा एक कान से निकाल देगा, लेकिन वो उस बॉस की बात को सबसे पहले पूरा करेगा जो उसको बताएगी। इसलिए चौथा प्रिंसिपल बताया यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। सपोज मैं हेड हूं, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही होना चाहिए, यानी सबकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बॉस इधर को चलना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय इधर को चलना चाह रहे हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, इसलिए क्या कहा इसको, वन हेड वन प्लान, एक ही प्लान के अकॉर्डिंग सबको काम करना होगा। देखो फेयोल साहब ने सारी बातें ऐसी बताई जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे की बातें हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो पर्सनली नहीं होना चाहिए, कॉमनली होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मुझे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, मेरे रिश्तेदार की दुकान है। अब मैं क्या करता हूं, वो सारा का सारा ऑर्डर अपने रिश्तेदार को दे दूं। हो सकता है वो सामान मुझे महंगा भी लगा दे, हो सकता है उसकी क्वालिटी में भी कमी कर दे, उसने पता रिश्तेदार की जानी, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इनका मानना यह है कि अगर आपको कोई ऑर्डर देना है, पहले 10 सप्लायर से पता कर लो, बाजार में 10 दुकानें पता कर लो, जो चीपेस्ट एंड बेटर सामान देता हो उसको ऑर्डर दो, ना कि अपने किसी रिश्तेदार को। अपना जनरल इंटरेस्ट हटा दो कि मेरा रिश्तेदार है भूल जाओ, अगर उसका सामान खराब है तो मुझे उससे सामान नहीं लेना। यानी मेरे मन ये है कि पहले मैं जो सामान खरीदने जा रहा हूं 10 दुकानों पर देख लूं, रेट पता कर लूं, क्वालिटी चेक कर लूं, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर लूं, जिसकी दुकान पे चीपेस्ट वे में गुडेस्ट सामान मिलेगा, बेस्ट सामान मिलेगा, मैं वहां से खरीदूं, मैं अपना उसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट ना रखूं।
दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब पारिश्रमिक, मेहनत करने के बदले, सैलरी और वेजेस। इनका मानना है कि हर एक आदमी को सैलरी और वेजेस टाइम पे मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। या इनका मानना है कि अगर एक साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो उसको कुछ पैसा एज ए बोनस करके अपने वर्कर्स को दे देना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होंगे। एम्प्लॉयज को तो रेम्यूनरेशन सबसे बेटर वे है, किसी को मोटिवेट करना है तो रेम्यूनरेशन बढ़ा दो। तो इनका मानना है कि अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, इस साल अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से कुछ पोर्शन वर्कर्स के लिए भी आपको एज ए बोनस देना चाहिए। ये फेयोल साहब बता रहे हैं कि अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो ये सारी बातें फॉलो करनी होंगी। देखो कौन कौन सा बड़ा, काम का बंटवारा, ये भी बहुत अच्छी बात लगी, ये भी ठीक है। अगर काम पूरा कराना है तो कुछ अथॉरिटी भी और साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, डिसिप्लिन में रह के काम करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। वन मैन वन बॉस, ऑर्डर देने वाला एक ही आदमी हो, सबकी डायरेक्शन एक हो, अपना इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट ना हो, जनरल इंटरेस्ट हो, जिसका बेनिफिट, जिसका भला सबको मिले। और रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक। अब आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बिजनेस की जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल के हाथ में है। आपको पता होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ये सब आपको पहले चैप्टर में बताया जा चुका है। लेवल 3 थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंट्रलाइजेशन मींस पावर इन फ्यू हैंड्स, फ्यू हैंड्स मींस टॉप लेवल, सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और अगर वो पावर्स हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, कुछ टॉप लेवल के, कुछ मिडिल के, कुछ सुपरवाइजरी के, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है तो वो सेंट्रलाइज हो सकती है, और डिसेंट्रलाइज में अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? काम को ऑर्डरली बताना। सपोज ये एक स्केलर चेन है, ए बी सी डी ई एफ। सपोज ए से बात मुझे अब तक पहुंचानी है तो ए बी को बताएगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। लेकिन कई बार ये तो हुआ स्केलर चेन, लेकिन कई बार ये मुझे कोई बात डायरेक्ट बतानी पड़ जाए, इमरजेंसी केस में बी डायरेक्ट बात ई को बता सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्टूडेंट उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। इमरजेंसी में अगर कोई बात बतानी पड़ जाए तो बताई जा सकती है, उसको क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक, दैट इज स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पर्टिकुलर प्लेस। क्या होता है, कई बार हम घर में भी करते हैं इस चीज को। हम जब इस टाइम पे कोई सामान ढूंढना चाहते हैं तो हमें मिलता नहीं और हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। जो लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करते हैं उनको कभी टाइम एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोज मुझे पता है मेरा मार्कर कहां रखा मिलेगा, अगर मैंने इसका एक फिक्स प्लेस बना रखा है तो मुझे कभी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक पर्टिकुलर थिंग्स का अपना एक प्लेस होना चाहिए, हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का प्लेस होना चाहिए। सपोज स्कूल में प्रिंसिपल सर है, पता है उनका एक पर्टिकुलर ऑफिस बना हुआ है, वो कहां मिलेंगे? अपने ऑफिस में मिलेंगे। यानी हमें उनको सर्च करने में अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल थिंग्स का अपना एक इंडिविजुअल प्लेस होना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समानता होनी चाहिए। समानता यानी कि पियोन की भी सैलरी उतनी हो और डायरेक्टर की भी सैलरी उतनी हो। समानता का मतलब सपोज हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, वो सबके साथ इक्वली परफॉर्म किए जाए। सपोज हमने लीव का प्रोसेस बनाया, मेरी स्कूल में एक एम्प्लॉय को 10 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी कि एक को 10 दिन की दे दी और एक को 12 दिन की दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसका पर्सनल हो चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन जो बातें होनी चाहिए वो सबके साथ इक्वल होनी चाहिए। वो कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में मेल मेंबर के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, फीमेल के लिए अलग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें समानता का भाव प्रकट करना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी पर्सन के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। हर एक आदमी क्या चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, कि यार मैं रोज रोज बिजनेस को, मैं रोज रोज कंपनी चेंज नहीं करना चाहता, स्टेबिलिटी चाहता हूं मैं। मुझे चाहिए कि मेरा जो बिजनेस, मेरी जो नौकरी है वो स्टेबल हो जाए। तो आदमी ज्यादा लग के काम चलेगा,
यानी उसकी जो जॉब है वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। एक आदमी को पता है कि तुझे 4 दिन बाद ही हटाने वाला है, तो वो एम्प्लॉय कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा नहीं, कोई 4 दिन बाद तो हटाने वाला, चाहे आज हटा दे। लेकिन एक आदमी को पता है तुझे पर्टिकुलर लंबे समय तक यही काम करना है, तो वो अपना मन अच्छी तरह लगाकर वहां काम कर सकता है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस इंडिविजुअल वर्कर की जॉब की। इनिशिएटिव, बढ़ावा देना। सपोज कोई एम्प्लॉय हमारे पास आता है, सर मेरे पास एक सजेशन है। हम ये ना सोचे मेरा जूनियर है तो मैं इसकी बात को छोड़ के उसे फटकार के भगा दें, नहीं, उसकी बात सुननी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। बताओ क्या बात है, अगर वो बात जो बताने जा रहा है, अगर वो बात मेरे ऑर्गेनाइजेशन के भले की है, तो मुझे उसकी बात को सुनना भी चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा, अरे मैंने बात बताई थी बॉस को और बॉस ने मेरी बात मान ली, इसका मतलब उसने जबरदस्ती नहीं मानी, लेकिन उसने बात ऐसी बताई जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर की। लास्ट है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, आई रिप्लेस विद वी। ऐसे याद रखना, आई रिप्लेस विद। जैसे कहते हैं ना मैं कर लूंगा, नहीं, यहां पर ग्रुप की भावना होनी चाहिए। अरे हम सब मिलके करेंगे, कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए, हम सब मिलके काम करेंगे, हम सब मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। यानी हम सब में यूनिटी होनी चाहिए, हम सब में एकता होनी चाहिए, मिलके काम करेंगे। ये नहीं टेंशन मैं कर लूंगा आप जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब आई रिप्लेस विद वी, आई की जगह वी रिप्लेस कर दो, मैं की जगह हम कर दो, हम सब काम करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आज हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। आपको लग भी रहा होगा कि बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स बताए, अगर हम इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन 100% अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना ध्यान रखें, क्योंकि आपको मेरी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।